Now, hello students, please connect immediately. तो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो इसमें आज तुम लोगों को हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जैसे कि बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एंगल है, ये सारी चीज़ें किस तरह से डिफाइन होती हैं और इनसे क्या कहीं पे अगर ये टर्म तुम्हें लिखे दिखें या कहा जाए कि इसको बताओ तो किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। तो बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में आज हमको डिस्कस करना है और जितनी जल्दी तुम लोग कनेक्ट हो जाओ उतना अच्छा है। आई एम वेटिंग फॉर योर कनेक्शन। यस, हेलो हेलो एवरीवन। Now we start the chemical bonding and today's topic is bond parameter। और उससे पहले हम एक बार फिर तुम लोगों के सामने सिलेबस शेयर करेंगे जिसमें कि देखो कि इस चैप्टर में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यस, नाउ हेलो एवरीवन। आवाज आ रही तुम लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है ना? ओके। नाउ दिस इज द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहले भी तुम लोगों को ये दिखाया है मैंने कि इस चैप्टर में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो अब तक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन एंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, इस पे भी डिस्कस हो चुका। लिवाइस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड पैरामीटर्स, ये हम कल लिवाइस स्ट्रक्चर बताया था और आज बॉन्ड पैरामीटर पे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड भी तुम लोगों को बता चुके हैं और बाकी की चीजें अभी तुम लोगों को बारी बारी से बताई जानी है। तो आज का टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर। हेलो, यस, आवाज आ रही? ओके, तो बॉन्ड पैरामीटर यानी इट मींस बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। जो बॉन्ड तुम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो इलेक्ट्रोवॉलेंट हो, कोवॉलेंट हो या कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड हो, तो उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जिनसे कि उन्हें पहचान, उनके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 4 पैरामीटर्स। स्पेशली कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। तो हम कोवैलेंट बॉन्ड्स के कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह जो है कैलकुलेट करना आसान होता है। जबकि आयनिक बॉन्ड, ये जो कि आयंस के बीच में बनते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके बीच, तो डिफिकल्ट ज़रूर होता है, हालांकि इनमें भी ये सारे कैरेक्टर होते हैं। तो 4 पैरामीटर्स के बारे में यहाँ डिस्कस होना है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो वी टेक वन बाय वन। फर्स्ट, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड देखा है तुम लोगों ने, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, जैसे Cl के बीच बन रहा है। तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए और यही होती भी है। तो ये एक जनरल समझने की चीज़ है कि क्या बॉन्ड लेंथ क्या होगा। Now the average distance between the center of the nuclei of 2 bonded atoms in a molecule, it is usually
presented in angstrom or picometer. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter and 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 मीटर। तो ये इकाई है या यूनिट है उसको मेजर करने की। The bond length in a covalent molecule AB is the sum of the covalent radius of the bonded atom, that is bond length is equal to, मान लो दो एटम के बीच बन रहा है बॉन्ड ए और बी, तो दोनों की रेडियस का सम जो होगा वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। Length, it is measured by spectroscope, X-ray diffraction and electron diffraction techniques. Now factors affect the bond length. Bond length is increased with increase in the size of the atom. For example, bond length in H2 hydrogen is 74 picometer, but the bond length between carbon and hydrogen in 109 picometer, and between CCl is 177 ppm because carbon and chlorine are bigger in size than the hydrogen. Second factor, bond length decrease with multiplicity of bonds. सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल में, जबकि डबल बॉन्ड में उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उससे कम होगी। द थर्ड फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ इज अफेक्टेड बाय टाइप ऑफ hybridization. Greater s character decrease the bond length as s orbital is smaller in size. तो हाइब्रिडाइजेशन अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे के एक दो लेक्चर के बाद हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ोगे। तो SpCH, जब S हाइड्रोजन जो है S ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तो जब S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो 111.3 पिकोमीटर है, जबकि Sp2H यहाँ पे S कैरेक्टर कम हो जाता है तो 110.3 है, फिर यहाँ पे भी डिक्रीज कर रही है। 50% एस कैरेक्टर है इसमें, यहाँ 33.3% है, यहाँ 25% है। तो जहाँ एस कैरेक्टर कम होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। नाउ सेकेंड पैरामीटर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। When two isolated gaseous atoms combine to form bond, the energy is released. This energy is termed as bond energy of that bond. यानी बॉन्ड जब बनेगा, कंबाइंड होंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी when two isolated gaseous atoms combine to form a bond, the energy is released. This energy is termed as bond energy of that bond. और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो जिससे कि बॉन्ड टूटता है। If same amount of energy is supplied to bond, the bond is broken and isolated atoms are obtained. This amount of energy is called dissociation energy और bond energy। अब जैसे यहाँ है HH फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है -432 किलो केल्विन। इसी तरह से H बॉन्ड यहाँ जब ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये बन रहा था बॉन्ड, यहाँ ब्रेक हो रहा है तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ईच बॉन्ड has a characteristic value of this energy and is measure of the strength of the bond. The shorter the bond length, greater is the bond strength or bond energy of the bond. HH bond length यहाँ इसकी है 0.74 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल। CCl बॉन्ड यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.99, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ घट गई इसकी 242, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ गई। इसी तरह से इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.27, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 431। ये बॉन्ड लेंथ इससे कम है, तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
Now bond energy in polyatomic molecule is average of energy of atomization and is called as average bond energy. अब जैसे CH4 में फोर हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो टोटल एनर्जी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज इक्वल टू हो जाएगी, टोटल एनर्जी है 1660 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगी 415 किलो जूल पर मोल. नाउ बॉन्ड एनर्जी of a bond depend upon size of bonded atom, second bond length, third nature of the bond. Average bond energies of some bonds are given here. CH bond की bond energy 431, CC की दी है 345, CN की 304 and CC0 की हो जाएगी 357. NH की 391, NN की है 167, इसी तरह सबकी देखो दी हुई है यहाँ पे, इसे नोट कर सकते हो. Now important features of bond energy or bond strength. The magnitude of bond energy depend on type of bonding. Strength of a sigma bond is more than that of pi bond. Sigma bond और pi bond भी अभी तुम्हें पढ़ना है आगे. Second, a double bond is a double bond in diatomic molecule has higher bond energy than single bond, and a triple bond has a higher bond energy than double bond between same atoms. एक ही तरह के एटम है तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम बॉन्ड एनर्जी CC बॉन्ड के लिए होगी, उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड है यहाँ ट्रिपल बन गया, उससे बाद ट्रिपल बॉन्ड, यानी मैक्सिमम किसकी होगी, हायर बॉन्ड एनर्जी देन ए सिंगल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी. थर्ड है its magnitude depends on size of atom and bond length. Shorten the bond length, higher is the bond energy. ये पहले भी बताया है. Fourth point, bond energy decrease down the group in case of similar molecules. ये periodic table के बारे में बता रहा है. Bond energy decrease in following order. S में सबसे कम होगी, उसके बाद P में, फिर SP में, SP3, इस तरह से bond energy जो है S में सबसे कम होती है. CC बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी C46 किलो जूल, इसी तरह NN बॉन्ड की CC के मुकाबले में कम होती है, और उससे भी कम होती है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है. The values of bond energy are low for homolytic fission of the bond in comparison to heterolytic fission. homolytic fission क्या होता है, जब बॉन्ड फिजन होता है तो दोनों एटम मॉलिक्यूल के एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं इस तरह से. और हेट्रोलिटिक फिजन वो होता है जिसमें जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक एटम के साथ पास की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उसके पास चला जाता है, तो ये हेट्रोलिटिक फिजन कहलाता है. तो यहाँ क्या करा, वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जी आर लो फॉर होमोलिटिक फिजन, इसके लिए लो होगी और इसके लिए हाई होगी. उसके बाद है 7 पॉइंट, द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द टू बॉन्डेड एटम. बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉन्डेड एटम. लॉन पेयर जब ज़्यादा होगा तब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी. लॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और लेकिन मॉलिक्यूल्स के पास रहते हैं, वो कहलाते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ थर्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल. The angle between the lines separating the bonding orbital is called bond angle. इस तरह से ये बॉन्ड बन रहा है. तो अभी आगे जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे क्यों ये ऑर्बिटल्स इस तरह से हो जाती हैं. तो जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो इनमें एक एंगल बन जाता है जिसको कि हम बॉन्ड एंगल कहते हैं.
डिफिनीशन फिर से देखो तो एंगल बिटवीन द लाइन सेपरेटिंग द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे ये दो H जुड़ रहे हैं ऑक्सीजन से, इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल है ये है 104.5 डिग्री। NH3 बन रहा है तो N के साथ ये एक नाइट्रोजन तो इस तरह से है और 3 इस तरह से है। ये स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होता है जो हम आगे पढ़ाएंगे। इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 डिग्री और इसके बीच है 109.5 डिग्री। ये तुम्हारा मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर है। नाउ H2O NH3 and CH, हाँ क्या कुछ कहना है? H2O NH3 and methane bond angle depends upon the geometry of the molecule. Bond angle is affected by the presence of lone pair of electron. यहाँ पर जब lone pair of electron होगा तो bond angle पे ये effect डालता है at the central atom. It decreases the bond angle. If the electronegativity of the central atom decrease, bond angle decrease. Now bond order. Bond order is the number of bonds or number of shared electrons pair between two atoms in molecule. दो molecules के बीच कितने bond बन रहे हैं ये bond order कहलाते हैं। जैसे H का जब मॉलिक्यूल बनता है तो 1 सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। नाइट्रोजन के पास के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड मॉलिक्यूल में एटम के बीच बन रहे हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ओके, नाउ it is observed that with increase the bond order, bond energy is increased and bond length decreased. तो ये रिलेशन है bond energy and bond length का। Now polarization and Fajans rule. कोवैलेंट कंपाउंड का बनना तुम लोगों ने देखा था, उसमें किस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का बनना देखा था। उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और आयन बन जाते हैं। लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसमें कि कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ये पोलराइजेशन उसी का वही है कि किस तरह से उनमें जो चूंकि वो बंद होते तो इलेक्ट्रो मॉर्निंग होते तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन फिर भी उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इसको एक्सप्लेन किया था फजान्स साइंटिस्ट ने, तो जिसके हिसाब जो कुछ उन्होंने रूल दिए थे जिसको हम पोलराइजेशन का फजान्स रूल कहते हैं। The ability of cation to polarize the nearby anion is called polarizing power। यानी जब cations और anion दोनों एक रिएक्शन की पोजीशन में आते हैं तो इसके वजह से इस anion इधर अट्रैक्ट होता है तो इसके जो शेप है वो इस तरह से चेंज हो जाता है, आगे की तरफ ये खींचने लगता है। तो इसी को पोलराइजेशन कहते हैं कि कैटायन जो है एनायन को इस तरह से पोलराइज करता है और ये कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहलाती है। एंड द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो ये जो अट्रैक्ट करता है इस तरह से एनायन को, तो ये तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर हो गया और जो इसकी ये एबिलिटी है कि ये इस तरह से इसका डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है इसकी स्ट्रक्चर, वो पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। Due to polarization, sharing of electron occurs between two ions to some extent and the bond shows some covalent character in electrovalent bond। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बनता तो दोनों एनायन और कैटायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे Na+, जैसे मान लो Na+ है, Cl- है, लेकिन ये जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि ये इस तरह आगे बढ़ता है और अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो
इसमें माइनर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, जबकि होना चाहिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट, लेकिन इसमें माइनर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। नंबर पोलराइज्ड आयन हैं ये दोनों, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। Faison suggested that the magnitude of polarization depend upon a number of factors or increase covalent character। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर का इंक्रीज होना। तो इसके बारे में फेजांस ने कुछ रूल दिए थे, बताए थे कि क्यों ऐसा होता है। Now, magnitude of polarization depend upon the number of factors or the increase कोवैलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स। किन किन वजह से ऐसा होता है? तो फर्स्ट उसमें है चार्ज ऑफ कैटायन। एज द चार्ज ऑन द कैटायन इंक्रीज इज टेंडेंसी टू पोलराइज द एनायन इंक्रीज। जितना चार्ज ज्यादा होगा एनायन कैटायन पे, यानी Na+ से ज्यादा Mg2+, उससे ज्यादा Ag3+, तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी उसका पोलराइजिंग पावर होगा और वो एनायन को पोलराइज करेगा। इन जनरल इफ मेटल फॉर्म्स मोर देन वन हैलाइड, द हैलाइड्स हैविंग हायर चार्ज ऑन द कैटायन इज usually more covalent in comparison to halide having a cation with lower charge। अब जैसे PbCl2 या PbCl4 बन रहा है, तो यहाँ पे Pb पे 4+ चार्ज होगा, तो ये ज़्यादा पोलराइज कर देगा क्लोरीन को, जबकि PbCl2 इस पे 2+ ही चार्ज होगा Pb पे, तो ये इसके मुकाबले में कम पोलराइज करेगा। Now PbCl4 shows covalent character more than lead chloride। Now size of the cation। ये क्या था? चार्ज ऑफ द कैटायन था, अब है साइज ऑफ द कैटायन। The electrovalent compounds having smaller cation show more covalent character, as beryllium chloride is more covalent than magnesium chloride and magnesium chloride is more covalent than calcium chloride। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड की साइज इन दोनों से कम है, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। इसी तरह मैग्नीशियम की साइज कैल्शियम से कम है, यहाँ देखो सब साइज दी हुई है, तो इसलिए इसका पोलराइजिंग पावर, यानी ये कैटायन को ज्यादा पोलराइज करेगा कैल्शियम के मुकाबले, जो कि जिसकी की जो क्या है तुम्हारी कोवैलेंट, जिसकी रेडियाई जो है वो, यानी साइज जो है इसका बड़ा है, इसलिए कम पोलराइज करेगा, और जिसकी साइज छोटी होगी वो ज्यादा पोलराइज करेगा। अब थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ एनायन। The larger the size of anion, more easy it will be polarized by the cation। यानी अब यहाँ पे उल्टा है, जैसे जैसे एनायन की साइज बढ़ती जाएगी तो उसको कैटायन आराम से पोलराइज कर लेगा। जैसे फ्लोरीन को सबसे मुश्किल से पोलराइज किया जा सकता है, जबकि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, इसको सबसे ज़्यादा पोलराइज किया जा सकता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें होंगे? कैल्शियम आयोडाइड में, उसके बाद कैल्शियम आयोडाइड में, फिर कैल्शियम ब्रोमाइड, फिर कैल्शियम क्लोराइड। जैसे जैसे साइज कम होती जाएगी कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। फोर्थ फैक्टर है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। द कैटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल bring greater polarization of the anion than those with inert gas configuration, that is NH2 and P6, even if both the cations have same size and charge। For example, CuCl is more covalent than NaCl। NaCl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 and P6 होता है, जब Na+ आयन का, और कॉपर का ये होता है 2-8-10। तो ये जो यहाँ बता रहा है 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होगा। अब तुम लोगों को कुछ चीज़ बता रहे थे कल, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला बता रहे थे, लुईस स्ट्रक्चर।
उसमें कंपाउंड्स हैविंग कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जब आया था तो टाइम आउट हो गया था और हम लोगों का क्लास रुक गया था, तो उसमें के कुछ रह गए थे, उसको देख लो एक बार कि किस तरह से को जब कोवैलेंट जब कंपाउंड में कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों ही बॉन्ड होंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो इन दोनों के 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 8 हो गए, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्सीजन के पास एक्सेस है, इतना मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस हैं वो कार्बन को दे देता है और दे के उसके साथ शेयर करता है, तो इस तरह से 2 तरह का बॉन्ड बना। ये तो तुम्हारा डबल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और ये ऊपर जो एरो से दिखा रहा है यानी ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे करके शेयर कर रहा है ताकि दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऊपर वाला और नीचे कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जब दोनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसी तरह देखो नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन यहाँ पे आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं। अब इस नाइट्रोजन के पास ये 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑक्सीजन जिसके पास की तीसरी ऑक्सीजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको दे करके फिर शेयर कर रहा है, तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो 2 नाइट्रोजन के पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इस तरह से इसका यहाँ स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह N2O3 है, पहले इन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, फिर इन 2 नाइट्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बना, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। अब इसके नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है जो इसको दे करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें भी है, इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड है, यानी ये तीनों क्या है 1 2 3 ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और इसमें 2 बॉन्ड जो है ये उसी तरह से जैसे इसमें बताया उसी तरह से ये तो दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे करके शेयर कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। On the basis of overlapping and hybridization concept, the structure of sulfate ion is this. यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं। यहाँ पे ये देखो तुम सल्फ्यूरिक एसिड, ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये सब एग्जाम में आते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड सेंटर में क्या है सल्फर, 4 ऑक्सीजन, SO4 को पहले देखेंगे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है ये, और ये S के साथ। अब इस S के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं इनके पास मिला करके, इसके और इनके पास भी मिला करके 2 इलेक्ट्रॉन जो इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, ये बाकी के 2 ऑक्सीजन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और ये इधर की जो ऑक्सीजन है ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन से इधर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और इधर का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये कंप्लीट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है। इसमें S के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब इसी में सल्फेट, इसी तरह ये सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन में यहाँ देखो, यहाँ पे S के साथ ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, और ऑक्सीजन आयन जिसके पास की इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे 8, उनके साथ ये सल्फर इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह ये HNO3 HON ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये सारे
स्ट्रक्चर हैं या वो मॉलिक्यूल या आयन हैं जो जिनमें कि कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर है, या नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और उससे पहले जब ये ऑक्सीजन आयन और ऑक्सीजन के साथ इसने इधर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयर करके और इधर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इसने अपने दो जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे इससे ऑक्सीजन को देके शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब ये है O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं इसमें, तो इसमें 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, और एक इलेक्ट्रॉन को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके शेयर करता है और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से ये आज का तुम लोगों का चैप्टर जो है, चैप्टर नहीं, आज के टॉपिक जो थे तुम लोगों के, पहला तो बॉन्ड पैरामीटर्स का था, उसके बाद ये जो कल थोड़ा रह गया था बॉन्ड स्ट्रक्चर, वो तुम लोगों ने देखा। तो इस तरह से ये आज का क्लास खत्म हुआ। इसके मैम हाँ बोलो। मैम पहले चैप्टर का नोट्स नहीं है मैम, सेकंड से मिला है मैम से पहले। अच्छा, तो पीडीएफ तुम्हें नहीं मिला है फर्स्ट चैप्टर का? काफी लेट एडमिशन हुआ नो है क्या? मैम पीडीएफ नहीं। अच्छा यस तो मैम नहीं मैम, जुलाई आप जुलाई से पढ़ाती थी ना, जुलाई से, हाँ तो हाँ जुलाई हाँ। पहले वाला मैम मतलब 2-3 दिन का अच्छा पहले नहीं मिला है मैम, अच्छा उसीलिए अच्छा। पहले चैप्टर का हाँ पीडीएफ ठीक है हम भेज देंगे। मैम सेंड कर दीजिएगा। ओके सेंड कर देंगे, उसको नोट कर मैम लेना। क्वेश्चन जब पूछना और होगा तो हाँ, और क्वेश्चन जो पूछना हो तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल सकते हो,